अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान और केपी के पाकिस्तान से तकरीबन कट चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे शाम को दोपहर को कोई पाकिस्तान का आर्मी का या सरकारी बंदा जा नहीं सकता। केपी में बहरहाल पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई का टीटीपी से कोई मसला नहीं है, तो इसलिए पीटीआई के लोगों को मसला नहीं है। लेकिन आर्मी के, एफसी के और फेडरल गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे बिल्कुल उनके लिए नो गो एरिया बना हुआ है, जबकि बलूचिस्तान तो तकरीबन पूरा ही इनके लिए नो गो एरिया है। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने 1 मिनट की वीडियो रखूँगा हामिद मीर की। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो खुल के बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है केपी और बलूचिस्तान की। मंडी में जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, ये चले मेरे साथ, इनको मैं लेके चलता हूँ। ये अटक का पुल क्रॉस करें, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू टीआई खान में असर के बाद जाकर दिखाएं मुझे किसी सड़क पे। चैलेंज है मेरा, असर के बाद, मगरिब के बाद नहीं, असर के बाद किसी सड़क पे निकल के दिखाएं मुझे। और ये पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अपने आप को बड़े फने खान समझते हैं, ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान में। और जो हब से जो खुशदार को सड़क जाती है, वहाँ पे मुझे ये मगरिब के बाद चल के दिखाएं वहाँ पे, और किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर चाय पी के दिखाएं मुझे। और ये जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा साहबान है ना, जो कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो आजकल इस हुकूमत की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाते हैं, ये जाके दिखाएं ना मुझे इन सब इलाकों में, और वहाँ पे जाके इसकी तारीफ करके दिखाएं मुझे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की। तो अजीज दोस्तों, वाकई सूरत हाल यही है। पाकिस्तान आर्मी ज़बरदस्त लॉस उठा रही है दोनों बलूचिस्तान और केपी में। ये इस हफ्ते एक अटैक हुआ केपी में, जिसमें ये 7 फौजी मारे गए, और ये DGISPR और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि ये 7 फौजी मारे गए हैं। जब कंफर्मेशन इतनों की आती हैं तो फिर समझ में आता है कि पीछे और ज़्यादा लॉस इनका हुआ है। ये पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर जो अपने मुल्क के 2 इतने बड़े प्रोविंसेस में तकरीबन मतलब नपुंसक तो है ही, लेकिन वहाँ पे तो इनका बिल्कुल ही कोई हाल चलता नहीं है। अब इस सिलसिले में जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान इन सारी चीज़ों के पीछे है, तो समझ में ये नहीं आती कि जब अशरफ गनी की सरकार थी तो पाकिस्तान ने अरबों रुपया खर्च करके पूरी ड्यूरेंट लाइन पे एक बाड़ लगाई थी, और इतनी बड़ी बाड़ लगाई थी जिसका आपको याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो कुछ जगहों से तालिबान ने उस बाड़ को हटाना शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने रिपेयर करके वो सारी बाड़ लगाई थी। मतलब कई बटालियन फौज, आप कह लें कि हज़ारों, दसियों हज़ारों फौजी उस बॉर्डर पे लगे हुए हैं, बाढ़ लगी हुई है। तो फिर ये अफ़गानिस्तान जैसी ऐसी सरकार जिसके पास ना तो कोई प्रॉपर मिलिट्री है, ना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई इतना पैसा है, तो वहाँ से इतना बड़ा टेररिस्ट का नेटवर्क पाकिस्तान में घुसता कैसे है, ये सोचने वाली बात है। जाहिर है जब आप अफ़गानिस्तान से और ईरान से स्मगलिंग खुल्लम खुल्ला हो रही है, और आर्मी की मौजूदगी में आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ से हर ट्रक से, हर वैन से, हर गाड़ी से, हर बस से भत्ता ले रहे हैं, तो फिर ये टेररिस्ट कैसे आ जाते हैं? ये सवाल नहीं है, ये जवाब है कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ इसमें है। अजीज़ दोस्तों, जब जॉर्ज बुश ने 9/11 के बाद अटैक शुरू किए अफ़गानिस्तान पे, तो सबसे ज़्यादा हमले पाकिस्तान में हुए थे। जॉर्ज बुश के और फिर बाद में ओबामा के लगातार ड्रोन पाकिस्तान में आते थे और किसी को भी शिकार कर लेते थे। कोई सड़क पे गाड़ी जा रही है, कोई घर है, कहीं शादी हो रही है, और ड्रोन दर्जनों लोगों को मार देता था, और पाकिस्तान की सरकार चुपचाप बैठती थी।
उस सिलसिले में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त का ये बयान मौजूद है, बयान तो नहीं लेकिन ये चीज़ लीक हुई थी कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ से उन्होंने कहा था कि आप हमले करते रहें, सिर्फ हमें इजाज़त दें कि हम उसको कंडेम करें, क्योंकि कंडेम नहीं करेंगे तो हमारी पब्लिक कहेगी कि मिले हुए हो, तो हम कंडेम तो करते रहेंगे, आप हमले जारी रखें। तो अब अरसे से ड्रोन बंद हो गए थे। कल एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और उसमें बच्चे और औरतें शामिल थीं। सारे के सारे लोग सिविलियन थे। मारियन डिस्ट्रिक्ट, काटलांग, बाबूजई, शामुजई एरिया ऑफ केपीके प्रोविंस। अजीज दोस्तों, टीटीपी के ड्रोन नहीं थे, अफगानिस्तान के ड्रोन नहीं थे, अमेरिका के ड्रोन नहीं थे। मिलिट्री पर्पज़ के लिए ड्रोन इस लेवल पे अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो प्रॉपर एक आर्मी करती है और वो पाकिस्तान आर्मी है। और ये साबित हो चुका है कि आर्मी ने ये हमला किया था। ये अंदोखनाक और अफसोसनाक खबर आपको मिल चुकी होगी कि मर्दान के इलाके काटलांग बाबूजई में सुबह 5 बजे कई ड्रोन हमले हुए, जिसमें वहाँ के मुकामी भेड़ बकरियाँ चराने वाले चरवाहे वो शहीद हो चुके हैं। 10 अफराद की शहादत की अब तक इत्तलात आ चुकी हैं, जिसमें से ख़वातीन भी शामिल हैं और जिनमें छोटे मासूम बच्चे भी हैं। ये बदतरीन हुकूमती दहशत गर्दी है, ये सफाकियत है, इसकी मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। आपने अगर वो वीडियोस देखी होगी तो उसमें ख़वातीन और बच्चों की तस्वीरें हैं कि जिसमें हड्डियाँ हैं, गोश्त के टुकड़े हैं, वजूद के हिस्से हैं जिनको चादरों के अंदर, कपड़ों के अंदर समेटा गया है, नाकाबिल शनाख्त हैं। ये बदतरीन जुल्म हैं जो हुकूमत के हाथों अपने ही मासूम और निहत्ते अवाम के साथ किया गया है। मैं शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ, मैं पेशावर हाई कोर्ट से कहता हूँ, क्या उनको ये जुल्म, ये टुकड़े, ये खून ये नज़र नहीं आ रहा? आला सती जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, इन मकतूलीन को, इन मजलूमीन को इंसाफ दिया जाए और जिन लोगों ने ये दहशत गर्दी की है उन्हें इंसाफ के कठेरे में, कानून के कठेरे में खड़ा कर दिया जाए। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इस जुल्म के खिलाफ निकल आएँ, मजम्मत भी करें, मुजाहिमत भी करें और मुजाहिमत के लिए अपने अपने इलाकों, अपनी अपनी अजला में सड़कों पर निकल आएँ। एक तरफ ड्रोन हमलों, मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मासूमों पुख्तूनों को कत्ल किया जा रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली, नालायकी, चशमपोशी की वजह से मुसल्लह दस्ते, दहशतगर्द खुलेआम मासूमों के खून से हाथ रंग रहे हैं। पुख्तून दोनों तरफ से कत्ल हो रहे हैं। मैं इस कत्लेआम की मजम्मत करता हूँ और मैं सूबाई हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने आवाम के दर्द को जबान दें, मकतूलीन को इंसाफ दिलाएं, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं। सूबाई हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, वो कहाँ है, वो उनकी पोजीशन क्या है, वो क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहे हैं अपने सूबे के आवाम को। मैं पाकिस्तान की सियासी जमात, समाजी तंजीमों, उलमाए किराम से भी अपील करता हूँ, नौजवानों से भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ, इस मिलिट्री ऑपरेशन का भी, इन मिलिट्री ऑपरेशंस का भी की मुजाहिमत करें और दहशतगर्दी की, बदतखूरी की और बम धमाकों की और बदमनी की उसकी मुजाहिमत करें और अमन के लिए मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ें। आज खैबर पुख्तूनख्वा में कोई भी महफूज नहीं है, कोई इलाका महफूज नहीं है। मर्दान जैसा पुरअमन ज़िला, वहाँ पर ड्रोन हमले इस बात की अलामत है कि कोई ज़िला खैबर पुख्तूनख्वा का वो महफूज नहीं है। इसलिए आगे आएँ, मजम्मत के साथ मुजाहिमत करें, सड़कों पर आएँ, मुनज़्ज़म हो जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकें, दहशतगर्दी को रोकें, अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू, अपने मस्जिद, अपने मदरसे, अपने उलमा, अपने अवाम, अपने ख़वातीन, अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर मुजाहिमत के जज्बे के साथ अपने अपने इलाकों में निकलें, सड़कों पर निकलें और हुक्मरानों के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि हम पुख्तूनों के बहने वाला ये खून बर्दाश्त नहीं करें। बहुत शुक्रिया। और इस तरह होता ये है कि जब वो टीटीपी के
मिलिटेंट्स को, बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स को जवाब नहीं दे पाते, उनके हाथों लॉस उठाते हैं, तो फिर ये गुस्से में आके बदला सिविलियंस से लेते हैं और इस तरह सिविलियंस की लाशों के अंबार लगा के, और फिर उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक है, पब्लिक भी अब ज़्यादा तो रह नहीं गई है, पंजाब में भी बहुत मुखालफत है इनकी, सिंध में पीपल्स पार्टी की एक पपिट सरकार जो है ना आर्मी की, जो आर्मी की हर गलत कार्यों को इस वक्त गोद में बैठी हुई है। वैसे हिस्टोरिकली भी हम देखें ना तो पीपल्स पार्टी हमेशा आर्मी की गोद में ही रही है, सिवाय ज़ियाउल हक के कुछ अरसे के, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की गोद में पला बढ़ा और याया खान ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पहले प्रेसिडेंट बना दिया जब पाकिस्तान टूट गया 71 में, तो एक हारा हुआ इलेक्शन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, आर्मी ने उसको प्रेसिडेंट बना दिया। फिर ज़ियाउल हक आया, ज़ियाउल हक अमेरिका के कहने पे उसने भुट्टो को हटाया, तो कुछ अरसा जो रेजिस्टेंस थी बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की, उसको लोग कहते हैं आर्मी के खिलाफ रेजिस्टेंस थी, वो सिर्फ अपने बाप और अपने शोहर को बचाने के लिए ये दोनों मूवमेंट चला रही थी, वरना वो कोई प्रॉपर कोई डेमोक्रेसी के लिए नाम था सिर्फ। MRD बनी थी, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें सारे थे, ANP के वली खान थे, अचकजई थे और सारे ओपोजिशन पार्टियां थीं। फिर बेनज़ीर भुट्टो डील करके वापस आती हैं, पहले तो पाकिस्तान छोड़ के चली जाती हैं। फिर 1986 में इतना सख्त मार्शल लॉ था ज़ियाउल हक का, वो आ भी जाती हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए भी जाते हैं। ज़ियाउल हक तो उस ज़माने में एक मक्खी को भी उड़ने नहीं देता था, ज़ियाउल हक की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता था, तो कैसे बेनज़ीर भुट्टो आई। फिर 88 के इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने अनाउंस कराए तो उसमें पीपल्स पार्टी को कैसे अलाउ किया, जबकि 85 के इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था, और फिर जीती भी हैं इतने सख्त मिलिट्री कंट्रोल्ड उसमें सिचुएशन में, जीती भी हैं 88 के इलेक्शन। और ये भी बात साबित हो चुकी है, मैं अपनी पिछले हफ्ते की वीडियो में बता चुका हूँ किसी के रेफरेंस से, कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक्सेप्ट कर लिया था कि 5 कंडीशंस पे मैं, वो असलम बेग उस वक्त के आर्मी चीफ थे जो ज़ियाउल हक के बाद, उन्होंने 5 कंडीशंस रखी थी कि ये कंडीशंस हैं तो आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनने देते हैं, और उसके लिए MQM ने भी बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया। और 5 कंडीशंस थी कि कश्मीर पे आप कुछ नहीं बोलेंगी, इंडिया के बारे में आपकी पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी हमारी होगी, मिलिट्री बजट के ऊपर, एटमिक उसके ऊपर, 5 पॉलिसियाँ तो कंडीशनल उसने कबूल की। फिर 2000 मुशर्रफ के दौर में 2006 में शायद MRO हुआ था, वो मुशर्रफ से अबू धाबी में मीटिंग हुई थी, फिर मुशर्रफ से डील करके वापस आई थी, और अब तो लगातार जरदारी तो बिल्कुल ही आर्मी की गोद में बैठा हुआ है, बिलावल तो बिल्कुल चुस्नी लेके आर्मी की गोद में बैठा हुआ है। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने सबको रोका हुआ है, बाकी हर पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं। अजीज दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को ट्रेड लॉस भी अफ़गानिस्तान से हो रहा है, इसलिए कि पहले पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स थी वो 52% एनुअली गिर गई। चीनी शुगर की काफ़ी अफ़गानिस्तान में अब एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की चीज़ों की अब वो डिमांड नहीं रही है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान चाइना, इंडिया और दीगर रीजन से डील कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हम तालिबान को अमेरिका से शिकायत करके अमेरिका को समझा बुझा के तालिबान को कंट्रोल करेंगे और TTP को ख़त्म करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सिराजुद्दीन हक्कानी जो होम मिनिस्टर थे, वो उनकी आखिरी उम्मीद थी, वो हट गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि तालिबान में इख्तलाफात हो गए, हक्कानी ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो गया हटने के बाद, और अब आपस में इनकी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। परसों एक मीटिंग हुई है कंधार में, जिसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मुल्ला याकूब थे, सिराजुद्दीन हक्कानी थे जो एक्स मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे,
अब्दुल हक वासिक थे, अब्दुल कयूम जाकिर थे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मुल्ला नबी उमरी जो कि अभी केयर टेकर होम मिनिस्टर हैं, तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंज़दा भी मौजूद थे इस मीटिंग में, और उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और पाकिस्तान की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया। अजीज़ दोस्तों, सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को ये लगा कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार से ये लोग एक्सपेक्टेशंस थी कि ये तालिबान से सारे हथियार भी वापस लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिले थे अमीर खान मुत्तकी, फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान से, और ज़ालिम खालिलज़ाद जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के अफ़गानिस्तान के लिए। और इस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और कई अमेरिका के कैदी जो थे तालिबान की कैद में उनको भी रिहा किया गया और आगे बढ़ने के काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। और इस सिलसिले में ये हुआ कि अमेरिका ने गुडविल गेस्चर के तौर पे खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, अब्दुल अजीज़ हक्कानी के ऊपर $5 मिलियन बाउंटी थी, याहिया हक्कानी के ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी थी, इन लोगों के ऊपर से इनके सर पे जो इनाम रखा था वो हटा दिया गया है और इनको अब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में से हटा दिया गया है। और ज़ालिम खलीलज़ाद और तालिबान की मीटिंग में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अफ़गानिस्तान और अमेरिका के सक्सेसफुल नेगोशिएशंस सबूत हैं कि ये दोनों मुल्क पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, वरना ऐसा हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के बग़ैर कभी अफ़गानिस्तान में कोई डिस्कशन करे। देखें, अमेरिका की पिछली 22 साल की जो अफ़गानिस्तान में जंग है 9/11 के बाद से, उसमें 2 मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान को माइनस करके डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से बातचीत शुरू रखी गई। वो थे 2016 से 2020 ट्रंप के पीरियड में, जब कतर में दोहा में तालिबान से अमेरिका डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहा था और पाकिस्तान को घास भी नहीं डाली। और दूसरा, अब वापस ट्रंप ने आके पाकिस्तान को बिल्कुल अफ़गानिस्तान से कट ऑफ कर दिया है और पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट जो थी, जहाँ से हमें डॉलर भी मिलते थे और हम जहाँ पे टेररिज्म भी करके अपने टेररिस्टों को खपा रहे थे, वो मार्केट हमारी बंद हो गई है। और फिर इंडिया के भी एम्बेसडर जो हैं, एक्स एम्बेसडर, वो भी अफ़गानिस्तान की सरकार से मिले और उन्होंने अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर जो थे चाइना में, मौलवी बिलाल करीमी, उनसे इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के करीबी साथी सुधींद्रा कुलकर्णी साहब मिले अफ़गानिस्तान की एम्बेसी चाइना में, और दोनों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। और भारत के तालिबान के साथ इतने क्लोज ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल घड़ी है। ऐसे में पाकिस्तान की मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान और अमेरिका से। सऊदीया के अंदर मीटिंग में आसिम उमर, नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम शहबाज, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, डीजी ISI की अमेरिकन डेलीगेशन से एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। उसमें 5 डिमांड्स रखी थी अमेरिका ने कि हमने अगर ईरान पे हमला किया तो तुम हमारा साथ दोगे, इसराइल को एक्सेप्ट करोगे और इसराइल के साथ देने का भी करोगे। कश्मीर, इंडिया और चाइना के बारे में हम जानते हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा होशियारी ना करें। एंटी टेररिज्म के लिए जो हम आपको कहेंगे वो आप करेंगे, और
आसिम मुनीर ज़मीन पे लेट के हाथ जोड़ के उन्होंने कहा माई बाप सब कबूल ज़काती है। चाचा 8 साल का बॉस और DGISI और फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है सऊदी ऑफिशियल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स से। कौन से शहर में हुई है कंफर्म्ड ये बात नहीं है, मगर सऊदी अरब में ये मीटिंग हुई है। US ऑफिशियल्स और सऊदी ऑफिशियल्स ने 5 डिमांड्स की। ये खबर और कहीं नहीं है, इसलिए आप गौर से सुनिए। ये 5 डिमांड्स पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊं। इजराइल, इंडिया, ईरान, चाइना और काउंटर टेररिज्म पे। फिर से बोलता हूं, इजराइल, इंडिया, ईरान, चाइना और काउंटर टेररिज्म पे। ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्या मोटी मोटी डिमांड्स हैं, मगर क्लैरिटी ऑलरेडी काफी सालों से हमें आई हुई है, क्योंकि अमेरिका का मौकिफ इन 5 डिमांड्स पे काफी क्लियर है। सबसे जो आसान डिमांड है वो तो ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म में हम अब काफी हमें अरसा हो गया है, 25-30 साल हो गए, बल्कि 40 साल हो गए अमरीकियों का साथ देते हुए। जिधर अमरीकी कहते हैं कि तोपों का रुख करो, उधर हम रुख करते हैं। जिधर अमरीकी कहते हैं ड्रोन अलाउ करो, उधर हम अलाउ करते हैं। जिधर अमरीकी कहते हैं ड्रोन बेसिस खोलो, उधर हम ड्रोन बेसिस खोलते हैं। जिधर अमरीकी कहते हैं कि इस ग्रुप को टारगेट नहीं करो, इस ग्रुप को करो, उधर हम करते हैं। जिधर अमरीकी कहते हैं कि हौला हाथ रखो कश्मीरी मुजाहिदीन का, उधर कुछ हद तक हम कर लेते हैं। जिधर अमरीकी कहते हैं कि वो तुमने कश्मीरी जो मुजाहिद जिसको मरवा दिया था उसे जिंदा करो, वरना तुम्हें FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे, तो उस बंदे को फिर हम नौजुबिल्लाह फिर से जिंदा कर देते हैं। ये तो काउंटर टेररिज्म की डिमांड्स हैं जो ऑब्वियसली क्लियरली और सिंपली नजर आती हैं। इसके बाद जो एक नई डिमांड है जो बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट नौयत की है, वो इजराइल की डिमांड है। अब इजराइल के बारे में पिछले 3-4 साल से 5 साल से एक मौक़िफ़ चल रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पे प्रेशर है इजराइल को एक्सेप्ट किया जाए। पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस से इजराइल में क्या होगा? इजराइल तो ऑलरेडी दुनिया में जो करता आ रहा है वो करता रहेगा। जब से सीज फायर हुआ है और उन्होंने अभी 840-850 बंदा ऑलरेडी फिर से बढ़वा दिया है, अभी 50,000 से ज्यादा डेड टोल होगी। इजराइल को पाकिस्तान जैसे छोटे थर्ड क्लास मुल्क की एक्सेप्टेंस की क्या जरूरत है? ये क्या है? What do the Pakistanis have with the Israelis? Not much, except of course our military prowess and our military strength। इसलिए सऊदियों को ऑलरेडी, आपको पता है, अमीरातियों के बाद अमीरातियों की ऑलरेडी इजराइल से डील हो गई। ट्रंप ने करवाई थी अपनी पहली किस्त। अपनी दूसरी किस्त में ट्रंप चाह रहे हैं कि सऊदियों के साथ भी इजरायलियों की डील, और जो भी उधर अंडर राइटिंग हो, जो फौजी मायदे हो, ऑन द ग्राउंड मिलिट्री प्रेजेंस हो, पीस कीपर्स हो, उसमें पाकिस्तान भी साथ आ जाए तो बेहतर है। बिकॉज पाकिस्तान एक सऊदी मिलिट्री कोalition का जो पूरा एम्बिट है उसका हिस्सा है। सऊदी चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो प्रेशर है वो भी साथ उनके आए, तो ये भी बता दिया गया है ब्रॉडली। इब्राहिम अकॉर्ड्स पार्ट 2 अगर हुए, सऊदी अरब ने अगर एक्सेप्ट किया या रिकग्नाइज किया या नॉमिनल जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन हुई इजराइल के साथ इस जंगबंदी के चक्कर में, गजा के चक्कर में, तो पाकिस्तान का उधर रोल बनता है। ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट जो है जो डिस्कस हुआ है वो ईरान का हुआ है। अब ईरान के बारे में पाकिस्तान का क्या रोल है आपको पता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको पता है कि ईरान के साथ लोलो पोचो हमारी चलती रहती है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। वी डोंट लव देम, वी डोंट हेट देम ईदर। सेम उधर भी वो भी थोड़ी बहुत हम पे करते रहते हैं, हम भी थोड़ी बहुत उन पे करते रहते हैं। सेंसिटिव इशू जो है वो अहले तशी फैक्टर है, शिया फैक्टर है। उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन शिया है, हमारा अच्छा ठीक ठाक चंक जो है वो शिया है। बॉर्डर बहुत बड़ा लगता है, 1000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, पोरस बॉर्डर है। कभी हम उनके बंदे मरवा देते हैं, कभी वो हमारे ऊपर अटैक्स करवा देते हैं। प्रॉक्सी चलता रहता है, मगर हर एक को पता है हमारी दोस्ती ज्यादा है उनके हरीफ सऊदियों के साथ। वो हमें टॉलरेट करते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान में कभी हम उनकी मां बहन कर देते हैं, कभी वो हमारी बलूचिस्तान में कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स द प्रॉब्लम कि वो कहीं नहीं जा रहा। ये स्टैटस है इस रिलेशनशिप में। अमेरिकी और सऊदी कह रहे हैं कि बस वक्त आ गया, अगर हमने रेजिम चेंज की, अगर हमने अटैक किया, अगर ईरान के साथ अग्रेसिव पॉलिसी हमने से ज्यादा अपनाया, तो तुम अब न्यूट्रल नहीं रहोगे, तुम अब हमारी साइड पे आओगे। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले महीने 1.5 महीने पहले इधर कुछ डिप्लोमेट्स प्रोब करने आए हुए थे, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स आए हुए थे चेक करने। इस वक्त भी इस मुल्क में इस वक्त जो शरीफों का जो खास बाबा है तारिक फातमी, इस वक्त अमेरिका में आके वो भी थोड़ी सी असेसमेंट्स कर रहा है, क्योंकि वो शरीफों के कान में जाके फिर चिक चिक करता है, रिपोर्टें देता है कि अमेरिका में ये जो है मोड है और ये मूड है। तो तीसरी चीज जो है वो ईरान के बारे में, और ऑफ कोर्स चाइना और इंडिया का मौकिफ तो हम अमेरिका का जानते ही हैं। वी नो। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंचा था और मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मिला था। पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक खान और उनका डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मिला था, और मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई जो कि पाकिस्तान के लिए इतनी बेहतर नहीं थी, या पाकिस्तान इससे इतना खुश नहीं हुआ उस रिज़ल्ट से। मीटिंग में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रांजिट ट्रेड, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पॉलिटिकल मामला पे डिस्कशन हुई। टेररिज्म और TTP के बारे में मौलवी अब्दुल मुत्तकी ने कहा कि ये हमारा मसला ही नहीं है, तुम लोगों के पास इतनी बड़ी फौज है, तुम लोग पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा बजट खा जाते हो, तुम लोग दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी रखते हो, तुम लोग ओनली न्यूक्लियर पावर हो, ये तुम लोगों के घर का मसला है। TTP के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो अफ़गान नेशनल नहीं है, वो तुम्हारा डोमेस्टिक मसला है, इसको तुम खुद हल करो, हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है।
फिर पाकिस्तान ने सोचा है कि एक और डेलीगेशन भेजा जाएगा, और इसके लिए पाकिस्तान में एक स्पेशल मीटिंग हुई थी जिसकी चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी थे, और इसके अलावा शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, सारे स्टेक होल्डर थे, और उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान से इस मसले पे डायरेक्ट टॉप लेवल पे मीटिंग की जाएगी। अज़ीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पख्तून एरियाज़ का इशू जो आपके सामने मैंने बताया। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का केपी प्रोविंस अब बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।